हेयर दोस्तों, आज मैं अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म ओल्ड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखना। फिल्म की शुरुआत में कैपर फैमिली को हॉलिडे मनाने के लिए एक रिजॉर्ट की तरफ से इनवाइट किया गया है। फैमिली ने पहले कभी रिजॉर्ट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वे उत्साहित है। जब वे रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं तो मैनेजर सहित पूरा स्टाफ उनका स्वागत करता है। तभी एक महिला आती है और उन्हें वेलकम ड्रिंक देती है। थोड़ी देर बाद वह बच्चों ट्रेंट और मैक्स को अपने साथ बाहर ले जाती है। बाहर कई अन्य लोग आराम कर रहे हैं। कैंडी स्टेशन पर बच्चे मैनेजर के नेफ्यू इदलिब से मिलते हैं। ट्रेंट तुरंत उससे दोस्ती कर लेता है और दोनों उस जगह की खोजबीन शुरू कर देते हैं। इस बीच मैक्स और उसके माता पिता अपने बाथिंग सूट्स पहन लेते हैं और बीच पर मस्ती करते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे परिवार के जीवन का खुशी का समय आने वाला है। हालांकि वे कहाँ ही जानते हैं कि वे एक डरावने नरक में हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय हमारा इंट्रोडक्शन एक दूसरी फैमिली से होता है। इस फैमिली मेंबर में चार्ल्स नाम का एक प्रसिद्ध सर्जन है, उसकी मां एग्नेस, वाइफ क्रिस्टल और उनकी 6 साल की प्यारी बेटी कारा है। इसके बाद एक और कार्माइकल कपल है जिसमें जरीन और पैट्रिसिया हैं। उसे मिर्गी की बीमारी है जिसके कारण अक्सर उसे दौरे पड़ते हैं। आज भी ब्रेकफास्ट के समय वो एक हिंसक दौरे का अनुभव करती है। सर्जन चार्ल्स उसकी मदद करता है। इस बीच रिजॉर्ट मैनेजर कप्पा फैमिली के पास जाता है और उन्हें एक सुंदर समुद्र तट के बारे में बताता है जो यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर है। वह भी कहता है कि उनकी यात्रा के लिए उसने पहले से ही एक गाड़ी और अन्य आवश्यक सामानों की व्यवस्था कर ली है। गाय और प्रिस्का हैरान है कि उनके साथ रॉयल्टी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बहरहाल वे सहमत हैं। कुछ ही देर बाद परिवार बस में सवार हो जाता है और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। उनकी निराशा के लिए क्रिस और उसका परिवार भी इसमें शामिल हो गए, जिससे यात्रा इतनी खास नहीं रही। थोड़ी देर बाद बस एक गेट के अंदर जाती है। गेट पर स्पष्ट रूप से लिखा है, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। जब वे सड़क के अंत तक पहुँच जाते हैं तो ड्राइवर उन्हें उतार देता है और उन्हें समुद्र तट की दिशा में जाने के लिए इशारा देता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो उन्हें शाम 5 बजे लेने आएगा। अगली शीन में सभी लोग जंगल से होते हुए एक संकरी गुफा में चलता रहता है। वहाँ से वे अंततः समुद्र तट पर पहुँचते हैं। ये बिल्कुल शानदार जगह है। ये ठीक वैसा ही जैसा रिजॉर्ट मैनेजर ने वादा किया था। समय बर्बाद न करते हुए दोनों परिवार अपना सामान खोलना शुरू करते हैं। तभी मैक्स पास में बैठे एक व्यक्ति को देखती है। वो मिड साइज्ड सेडान नामक एक प्रसिद्ध रैपर होने का दावा करता है। मैक्स तुरंत उसे पहचान लेती है और उसका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे उसके पास जाने से मना करते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बच्चे खेलने लगते हैं और रेत में दबे हुए कई सामान पाते हैं। उनमें से अधिकांश खिलौने हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुएं हैं जिन्हें आमतौर पर समुद्र तट पर लाया जाता है। बच्चे देखते हैं कि समुद्र तट पर एक भी मछली नहीं है। इस बीच ट्रेंट, जो एक जिज्ञासु बच्चा है, अकेले तैरने जाता है। वह छोटी लहरों के साथ खेलता है और मस्ती करता है। तभी अचानक उसके पास एक मारी हुई लड़की की बॉडी तैरती हुई आती है। वह डर जाता है और लोगों को मदद के लिए चिल्लाता है। लोग तुरंत उसे बचाने के लिए आते हैं। मृत शरीर को किनारे पर लाया जाता है। सर्जन चार्ल्स निष्कर्ष निकालता है कि वो अभी हाल ही में डूबी थी। फिर वह दावा करता है कि मिड साइज सेडान ने उसे मार डाला होगा, क्योंकि जब वे पहुंचे तो समुद्र तट पर कोई और नहीं था। आरोप तब और भी दमदार हो जाता है जब सेडान को नाक से खून बहता हुआ देखा जाता है। ये दर्शाता है कि उसका महिला के साथ झगड़ा हुआ था। सेडान समझाने की कोशिश करता है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इस बीच छोटा लड़का ट्रेंट शिकायत करता रहता है कि उसका स्विमसूट बहुत टाइट हो गया है। चार्ल्स की मां एग्नेस का ये भी कहना है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह मानते हुए कि कुछ बुरा हो रहा है, चार्ल्स मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी कार्मिकेल कपल वहां पहुंचते हैं। उन्हें रिसोर्ट मैनेजर के आदेश पर ड्राइवर ने उन्हें वहां छोड़ा है। भयभीत लोग तुरंत उन्हें स्थिति के बारे में बताते हैं और इसलिए पति जरीन ड्राइवर को जाने से रोकने के लिए गुफा के अंदर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह गुफा में पहुंचता है वह बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वह समुद्र तट पर जागता है और उसके सिर में दर्द होने लगता है।
अभी जो कुछ हुआ उससे हर कोई भ्रमित है, लेकिन इससे पहले कि वे इसकी जांच कर पाते उन्हें पता चलता है कि एग्नेस ने सांस लेना बंद कर दिया है। लोग तुरंत उसके पास जाते हैं और चार्ल्स अपनी मां को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से उसके सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। इस बीच कार्माइकल कप्पा बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए लड़के से उसकी उम्र पूछते हैं, जिसका ट्रेंड जवाब देता है कि वो 6 साल का है। कार्माइकल को विश्वास करना कठिन लगता है क्योंकि वो काफी उम्रदराज दिखता है। तभी प्रिस्का वो पर पहुंचती है और अपने बच्चों को देखकर दंग रह जाती है। चमत्कारिक तरीके से वे कुछ वर्षों के लिए बड़े हो गए हैं, जिससे उन्हें पहचानना असंभव हो गया है। अपने चारों ओर फैलती अराजकता को देखकर सेडान वो से जाने के लिए दौड़ता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है। हालांकि जैसे ही वे गुफा तक पहुंचते हैं वे बेहोश हो जाते हैं और वापस समुद्र तट पर होश में आ जाते हैं। ये सब देखकर चिंतित प्रिस्का जोर देकर कहती है कि उन्हें उस जगह से बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजना चाहिए। दुर्भाग्य से हर बार जब उनमें से एक गुफा के पास पहुंचता है तो वे होश खो बैठते हैं और फिर से समुद्र तट पर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने चारों ओर 2 लाशों के साथ हमेशा के लिए फंस गए हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए बच्चे इतनी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं कि उनके लिए नए कपड़े ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इससे लोगों में घबराहट शुरू हो जाती है और वे लोग आगे क्या करना है इस पर विचार करने लगते हैं। कप्पस का मानना है कि एक वायरस सभी चीजों का कारण है, जबकि चार्ल्स जो पागल होना शुरू हो गया है चाकू से सेडान के चेहरे पर घाव करता है। हैरानी की बात है कि घाव तुरंत ठीक हो जाता है, लगभग ऐसा जैसे कभी था ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैक्स सेडस से उस जगह के बारे में सच्चाई पूछती है। सेडस वादा करता है कि वो उनके जैसा ही क्लूलेस है। जैसे ही दोनों बात करने में सहज हो जाते हैं, सेडान ने कहता है कि वो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जो उसके रक्त को थक्का बनने से रोकता है। इस बीच लोगों को ये भी पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने समुद्र तट पर मृत पाया था उसे स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी थी। तभी प्रिस्का को होश आने लगता है और जल्द ही जमीन पर गिर जाती है। ये पता चला है कि उसे एक ट्यूमर है और यही मुख्य कारण है कि गाय के साथ उसकी शादी टूट रही थी। उनके समुद्र तट पर आने से पहले यह एक छोटा सा ट्यूमर था, लेकिन अब ये बड़ा होकर एक टेनिस बॉल के आकार का हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चार्ल्स अपने पास मौजूद चाकू से सर्जरी करने का फैसला करता है। हालांकि जैसे ही वो कोई चीरा लगाता है वो तुरंत ठीक हो जाता है, जैसा कि सेडान के साथ हुआ था। तभी चार्ल्स खुद से बात करना शुरू करता है। इस समुद्र तट पर पहुंचने से पहले उसने सिजोफ्रेनिया के लक्षण प्रदर्शित किए थे, लेकिन अब ये बीमारी उन पर हावी हो रही है। बाकी लोग उसे इससे बाहर निकालने में मदद करते हैं ताकि वो ऑपरेशन जारी रख सके। चार्ल्स फिर प्रिस्का के पेट के पास एक और चीरा लगाता है और इस बार हर कोई छेद को पकड़ लेता है ताकि वो ठीक न हो। चार्ल्स विशाल ट्यूमर को बाहर निकालता है और लोग छेद छोड़ देते हैं, जिससे तुरंत घाव भर जाता है। प्रिस्का को भी होश आ जाता है। अब वह बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि मृत महिला का शरीर अब धूल और हड्डियों में बदल गया है। उसके शरीर को कुछ घंटे पहले ही बाहर निकाला गया था, लेकिन किसी तरह वो पूरी तरह से सड़ चुका है। प्रिस्का, जो एक क्यूरेटर हैं, हड्डियों की जांच करती हैं और बताती हैं कि ऐसा कुछ होने में कम से कम 7 साल लगते हैं। अंततः लोगों महसूस होता है कि इस समुद्र तट पर समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रिस्का ने इसकी सटीक कैलकुलेशन की और निष्कर्ष निकाला कि यहाँ आधा घंटा मानव जीवन के एक पूरे वर्ष के बराबर है। कहीं और बच्चे ट्रेंट और कारा बचे हुए खाने को चबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो उन सभी को बड़ा देखकर हर कोई चौंक जाता है। इतना ही नहीं, कारा एक बच्चे के साथ बुरी तरह गर्भवती है, यह महसूस करते हुए कि वो जल्द ही किसी भी समय जन्म दे सकती है। चार्ल्स और अन्य लोगों ने उसे लिटा दिया और बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी की। क्रिस्टल भी अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है, लेकिन चिंता के कारण वो चली जाती है। जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि कारा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो अब मर चुका है। बच्चे के लिए समय इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसे खाना खाने और अपनी मांसपेशियां बनाने का भी मौका नहीं मिला। ट्रेंट ये सब देखता है और भ्रमित हो जाता है, जैसे कि बड़ा होने के बावजूद वो अभी भी 6 साल के बच्चे की तरह सोचता है। दूसरी ओर चार्ल्स ने इसे खोना शुरू कर दिया है। वो जरीन को चले जाने की धमकी देता है।
जबकि दूसरे में वो अपनी पत्नी को मेकअप लगाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह बदसूरत दिखती है। चार्ल्स अंततः हद पार कर देता है जब वो सिडान को पकड़ लेता है और बार बार उस पर चाकू से वार करता है। बेचारे रैपर को अपनी हालत के कारण ठीक होने का मौका भी नहीं मिलता है, जो रक्त को थक्का बनने से रोकता है, जिससे वो तुरंत मार जाता है। दूसरी ओर जरीन लहरों को पार करने और मदद के लिए पुकारने का फैसला ये कहते हुए करती कि धीरे धीरे मरने से बेहतर है एक बार में ही मर जाए। उसके जाने के बाद लड़का धीरे धीरे चाकू को चार्ल्स से दूर ले जाता है। ये देखकर उसे अचानक कुछ सूझता है। समुद्र तट पर पहुंचे सभी परिवारों में कुछ न कुछ समान था। उनके परिवार कम से कम एक सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित था। उदाहरण के लिए प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था, सिडान में दुर्लभ रक्त की स्थिति थी, जबकि मृत महिला मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थी। इसके बाद लड़का अपनी पत्नी से पूछता है कि उसे इनवाइट कार्ड कहाँ से मिला। प्रिस्का ने कहती कि उसे स्वीपस्टेक्स पर यह मिला जो उसकी फार्मेसी रसीद के पीछे था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रिजॉर्ट के मालिक पहले से ही सभी लोगों के मेडिकल हिस्ट्री को जानते थे। अगली सीन में जब मैक्स तैरने के लिए जाती है तो उसे एक मृत शरीर मिलता है। पता चला है कि वो जरीन का है। वह पानी के अंदर बेहोश हो गई होगी और डूब गई होगी, जैसा पहले महिला के साथ हुआ था। उसे देखकर पैट्रिसिया बहुत रोती है। शेष लोगों को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके पास सचमुच बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कारा इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती है, इसलिए वह घाटी के ऊपर चढ़ने लगती है और इसमें लगभग सफल हो जाती है। दुर्भाग्य से जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है वो बेहोश हो जाती है और गिरकर मर जाती है। सेकंड बाद पैट्रिसिया हिंसक रूप से ऐंठन शुरू कर देती है और वह भी मर जाती है। जल्द ही दिन रात में बदल जाता है और कप्पा कपल धीरे धीरे अपने होश खोने लगते हैं। इस समय पर वे ये भी याद नहीं कर सकते कि वे इस खूबसूरत जगह को छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके बच्चों ने एक किताब का पता लगाया है, जो जाहिर तौर पर वो किताब उन लोगों की थी जो उनसे पहले आए थे। इसमें सभी लोगों के नाम, उनके पते और बीमारी लिखी हुई है। तभी ट्रेंट का ध्यान पहाड़ी की चोटी से आ रही एक रोशनी पर पड़ता है। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह एक कैमरा है। इसका मतलब है कि कोई उनका बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। इस बीच चार्ल्स, जो एक टिक टिक टाइम बम बन गया है, धीरे धीरे गाय के पास उसे खत्म करने के लिए आता है। गाय इसे नहीं देख सकता क्योंकि वो लगभग अंधा हो गया है। जल्द ही चार्ल्स उस पर झपटता है और चाकू से उसके शरीर पर वार करना शुरू कर देता है। प्रिस्का पास ही है लेकिन सुन नहीं सकती क्योंकि वो बहरी हो गई है। हालांकि जब उसे अंततः पता चलता है कि क्या चल रहा है, तो वो एक जंग लगे चाकू को पकड़ती है और चार्ल्स पर उससे हमला करती है। वह उसकी बाहों पर एक छोटा सा कट लगाने में सफल हो जाती है, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त है क्योंकि जंग तुरंत उसकी रगों में प्रवेश कर जाती है। दूसरी ओर भाई बहन धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हैं जहां वे बुई क्रिस्टल से टकराते हैं। वो नहीं चाहती कि कोई उसका भयानक चेहरा देखे, इसलिए वो पत्थरों से बच्चों को मारने की कोशिश करती है। हालांकि जब वो एक बड़ा पत्थरों उठाने की कोशिश करती है तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन ये तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन गलत दिशा में उसे विकृत कर देता है। कुछ ही समय बाद क्रिस्टल की दर्दनाक मौत हो जाती है। सभी हंगामे के समाप्त होने के बाद केवल कप्पा परिवार ही जीवित बचा है। वे आखिरी बार समुद्र तट के पास इकट्ठा होते हैं और गाय भावनात्मक रूप से कहता है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। ये कहते हुए वो तुरंत मर जाता है। प्रिस्का भी जल्द ही अपने बुढ़ापे का शिकार हो जाती है और वह भी मर। बच्चे व्याकुल हैं, जैसे अपने माता पिता के बिना वे लाचार हैं। अगली सुबह वे अपने 40 वर्ष के अंत में जागते हैं, ये जानते हुए कि वे भी अपने माता पिता की तरह खत्म हो जाएंगे। ट्रेंट और मैक्स अपना शेष समय खेलने में बिताने का फैसला करते हैं। वे रेत के महल बनाना शुरू करते हैं। तभी ट्रेंट को रिसोर्ट मैनेजर के भतीजे इदलिब की याद आती है। उसने उसे हल करने के लिए एक पहेली दी थी। चूंकि उनके पास बहुत समय है, ट्रेंट पहेली को बाहर लाता है। इसमें लिखा है, मेरे अंकल को मूंगा पसंद नहीं है। इससे भाई बहनों को एहसास होता है कि कोरल के पास उनके सवालों के सारे जवाब हैं। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वे पानी में डुबकी लगाते हैं और मूंगों की ओर बढ़ते हैं।
जल्द ही वे एक पानी के नीचे की सुरंग में आते हैं और जैसे ही वे इसे पार करने की कोशिश करते हैं, मैक्स की पोशाक मूंगा के एक टुकड़े पर फंस जाती है। इसके बाद ये सीन एक आदमी के सामने आता है जो पहाड़ियों से समुद्र तट को देख रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो ड्राइवर है जिसने परिवारों को वहां छोड़ा था। ये पुष्टि करने के बाद कि सभी मर चुके हैं, वो अपने बॉस को फोन करता है और स्थिति के बारे में जानकारी देता है। फिर वो अपना सामान पैक करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां कई प्रमुख वैज्ञानिक विभिन्न दवाओं पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसोर्ट मैनेजर भी वही है और वो सबको बताता है कि ट्रायल 73 खत्म हो गया है। वो उन्हें ये भी याद दिलाता है कि इस समुद्र तट की वजह से वे अपनी दवाओं का उपयोग करके लाखों लोगों की जान बचाने में सफल रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रिजॉर्ट वास्तव में एक दवा कंपनी के लिए एक दिखावा है। वे बीमार लोगों पर क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए समुद्र तट का उपयोग करते हैं ताकि वे वर्षों के विपरीत कुछ ही मिनटों में परिणाम प्राप्त कर सकें। वेलकम ड्रिंक जो वे अपने मेहमानों को प्रदान करते हैं वास्तव में उनकी विशेष बीमारियों के लिए परीक्षण दवाओं के साथ मिश्रित होते हैं। कहीं और हम कप्पा भाई बहनों को देखते हैं जो घातक लहरों से किसी तरह बचने में कामयाब रहे हैं। वे अब रिजॉर्ट में वापस आ गए हैं, साथ में वो नोटबुक जो उन्हें समुद्र तट पर मिली थी। जल्द ही वे एक पुलिस अधिकारी को ढूंढते हैं जो छुट्टी पर भी है और उसे सब कुछ बताते हैं जो हुआ था। उसे समझाने के लिए भाई बहन उसे वो नोटबुक भी देते हैं जिसमें सभी लापता लोगों की सूची होती है। पुलिस कुछ कॉल करती है और निष्कर्ष निकालती है कि वास्तव में लोग गायब हैं। अंतिम सीन में मेडिकल लैब का भंडाफोड़ किया जाता है और सभी वैज्ञानिकों को हिरासत में ले लिया जाता है और कप्पा भाई बहनों की को हेलीकॉप्टर से घर ले जाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।